अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, दुनिया में कुछ बहुत बुरे काम हैं। उन कामों में बहुत बहुत पैसा है। लोग मिलेनियर बिलेनियर हो रहे हैं। इन सब में सबसे घटिया बिजनेस है पोर्नोग्राफी का। आप इमेजिन कीजिए, कोई आपसे यह कहे कि दारुल उलूम देवबंद के सबसे बड़े मौलाना या किसी बड़े मशहूर मस्जिद के इमाम या जामा मस्जिद के शाही इमाम इन पोर्नोग्राफी बिजनेस के मालिक हैं, तो आपको कितना स्ट्रेंज और ऑकवर्ड लगेगा। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी पोर्नोग्राफी मार्केट के ऑनर जेउस रब्बी हैं। रब्बी ज्यूस रिलीजियस स्कॉलर को कहा जाता है, मतलब यहूदियों के मजहबी रहनुमा को रब्बी कहा जाता है। सोलोमन फ्राइडमैन ये दुनिया के सबसे बड़े पोर्नोग्राफी वेबसाइट के, खास तौर से पॉर्न हब के मालिक हैं। ये आदमी जेउस अटर्नी और रब्बी हैं। इनकी कंपनी ने इन फेमस बदनामे ज़माना माइंड गीक को ख़रीदा है। माइंड गीक एक तरह से सारी बड़ी पॉर्न वेबसाइट की अम्ब्रेला कंपनी है। तो क्या ये सिर्फ दो एक ज्यूस नेम है जो पॉर्न इंडस्ट्री में है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लिंक और पैटर्न हमें नजर आती है? इसको समझते हैं। Pornhub is not a porn site. It's a crime scene. A new lawsuit accuses the company behind one of the world's most popular pornography websites of running a criminal enterprise. इस कड़ी में हम सोलोमन फ्राइडमैन के बारे में जानने से पहले ये जो माइंड गीक है, जिसका नाम बदल करके अब आइलो कर दिया गया है, इसको जानते हैं। आइलो के अंदर में बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पॉर्न इंडस्ट्री में इनका अपना एक मोनोपोली है, अपना वर्चस्व है। बस ये समझ लीजिए कि किसी भी यूज़र को बांधे रखने के लिए और इसका एडिक्ट बनाने के लिए इनका एल्गोरिदम अनबिलीवेबल है। आपको यकीन हो या ना हो, ये हमेशा एक हथियार के तौर पर यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, जिसका नफ्सियाती नुकसान, साइकोलॉजिकल डैमेज इनकैलकुलेबल है। यानी ये जो नुकसान इंसानों के जहन पे होता है, इसकी इंतहा नहीं है। यहाँ एक सवाल यह है कि क्या दो या एक ज्यूज़ के इस इंडस्ट्री में आ जाने से पूरी कम्युनिटी को ब्लेम किया जा सकता है? क्या पोर्नोग्राफी और ज्यूस की अपनी एक खास हिस्ट्री है? क्या ज्यूस ने इस पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री को अलग लेवल तक पहुंचाया है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा और कुछ खास और मशहूर पोर्नोग्राफी टाइकॉन को जानना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं र्यूबन स्टरमन को। बदनामे ज़माना र्यूबन स्टरमन को वॉल्ट डिज्नी ऑफ पॉर्न भी कहा जाता है। जो लोग वॉल्ट डिज्नी नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि चाइल्ड कार्टून नेटवर्क में दुनिया का सबसे बड़ा नाम है वॉल्ट डिज्नी। जैसे किसी को क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन या सचिन कहने का मतलब ये होता है कि वो क्रिकेट में बहुत बेहतरीन खेल रहा है या नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है, वैसे ही र्यूबन स्टरमन को पॉर्न का वॉल्ट डिज्नी कहा जाता है। ये एक रशियन ज्यूस इमिग्रेंट का बेटा था। 1960 में उसने सेक्सुअल कंटेंट वाली मैगजीन बेचनी शुरू की, जिसका प्रॉफिट यकीनन कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा थी। इसने आगे चल करके 1976 में सेक्स टॉयज की कंपनी सेक जॉनसन सेटअप किया था। नेक्स्ट बिग नेम है माइकल क्यूलिच। ये मोनार्की डिस्ट्रीब्यूशन, ओजी स्टूडियो और एसेंस फिल्म जैसे बड़े एडल्ट कंटेंट बनाने वाली कंपनी का फाउंडर और चेयरमैन है। इसका भी ताल्लुक एक रशियन ज्यूस फैमिली से है। ये मानता है कि र्यूबन स्टरमन इसका पॉर्न बिजनेस में गॉडफादर है। Basically, they pretty much just took it over. The godfather of the modern day porn industry, his name was Reuben Starman, who was actually an Orthodox Jew. He owned over 200 bookstores all around the country. He's actually my godfather. माइकल क्यूलिच कहता है कि एडल्ट और पॉर्न इंडस्ट्री में बहुत सारे ज्यूस हैं। ये इंडस्ट्री असल में ज्यूस ने ही बनाया है। Back in the 70s, the majority of the male porn performers were Jewish, and the majority of the female performers were Roman Catholic. All the business owners are pretty much Jewish or have Jewish ties or at some point worked for a Jew. यहाँ एक चीज आपके नॉलेज के लिए, माइकल क्यूलिच और इसका पॉर्न गॉडफादर र्यूबन स्टरमैन दोनों रशिया से है। वही रशिया जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यूस का कई सारा कत्लेआम हुआ था। अगला नाम है A.L. गोल्डस्टीन। उसको यूएसए में हार्डकोर पोर्नोग्राफी को नॉर्मलाइज करने के लिए जाना जाता है। ये अमेरिका के ब्रुकलिन में एक जेविश फैमिली में पैदा हुआ था। इसने कई सारी पॉर्न मैगजीन शुरू की, जिसका मैं यहाँ नाम प्रोनाउंस करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
A.L. गोल्डस्टीन ने 1989 में आयतुल्लाह अल खुमैनी को एसेसिनेट करने के लिए $1 मिलियन की उस वक्त में सुपारी दी थी। आगे बढ़ने से पहले वो जेविश रब्बी को याद करें जिसने माइंड गीक खरीदा, फिर उसका नाम बदल करके आइलो रखा था। माइंड गीक के पुराने मालिक 4 लोग थे, बर्न बर्गमेयर, डेविड तसीलो और फिरास एंटन और मार्क अंटन। बर्न बर्गमेयर था तो क्रिश्चियन, मगर इनिशियली मार्कस गोल्डमैन नाम के एक ज्यूइश पोर्नोग्राफी बिजनेसमैन के अंडर में ये काम करता था। डेविड तसीलो एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता था। फेरस एंटन और डेविड तसीलो के ऊपर ट्रायल चला कि ये लोग चाइल्ड रेप वीडियोस बिना परमिशन और कंसेंट के पॉर्नहब के ऊपर अपलोड करते हैं, जहां रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये लोग ऐसा बहुत सालों से करते आ रहे थे। इससे पहले कि माइंड गीक के ऊपर इन ट्रायल्स से कोई प्रॉब्लम होती, कोई आंच आती, दोनों ने CEO पोस्ट से रिजाइन दे दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे बिजनेस को नए तरीके से कैसे रन किया जाए उसके लिए फिर से एक जोइश, जो कि एक रब्बी भी है, सोलोमन फ्राइडमैन, उसको दे दिया जाता है। उसने माइंड गीक का नाम बदल करके आइलो रखा, जिसका कोई खास मतलब डिक्शनरी में नहीं मिलता है। हालांकि यह अपने आप में बहुत फनी बात है कि कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू करे और उसका नाम भी चेंज करे और उस नाम का कोई खास मतलब ना मिले, मगर आइलो को उल्टा करने पर ओलिया बनता है, जिसका लिटरल मीनिंग होली, पवित्र या पाक है। इस वर्ड का ओरिजिन रशिया से है। यहां इस पूरे नेक्सस को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ फेमस ज्यूइश पोर्नोग्राफिक टाइकॉन को जानते हैं। कैरन एंड बैरी मैसन। कैरन एक कंजर्वेटिव जेविश फैमिली में पला और बढ़ा। इसे गे पोर्नोग्राफी का अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है। कैरन ये कहता है कि उसे उम्मीद है कि गे पॉर्न लोगों के माइंड को खोल देगा। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया को दिखाऊं कि गुमराहकुन हद तक घटिया काम करके भी कोई इंसान फेथ वाला यानी रिलीजियस रह सकता है, आस्था वाला रह सकता है। आप सब लोगों ने टिंडर का नाम जरूर सुना होगा, मे बी कुछ लोगों ने उसको यूज भी किया होगा। इस ऐप के 3 फाउंडर हैं, सीन रेड, जस्टिन मतीन और विटनी वॉल्फ हर्ड। ये तीनों जोविश हैं। ये लोग असल में हुकिंग अप कल्चर से, या देसी जबान में अगर कहें तो दलाली करके पैसा कमा रहे थे। अगला नाम है जोएल सिमखाई का। ये एक पॉपुलर गे डेटिंग ऐप गिंडर का फाउंडर है। ये तेल अवीव इजराइल में पैदा हुआ और इसका ताल्लुक एक ज्यूइश फैमिली से है। लियोनेड रेंड्सविस्की, ये अपने आप को कंजर्वेटिव ज्यूस कहलाना पसंद करता है। ये ओनली फैन ऐप का ऑनर और क्रिएटर है। ओनली फैंस एक कंटेंट सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है जो बेसिकली सेक्स वर्कर्स और पॉर्न स्टार के थ्रू चलता है। यह आदमी इतना शातिर था कि लेट 90s और अर्ली 20s में इसने 10 से भी ज्यादा वेबसाइट बनाए, जैसे पासवर्ड यूनिवर्स, वर्किंग प्रेस, अल्ट्रा पासवर्ड्स। इन वेबसाइट्स के जरिए यूजर्स को पॉर्न साइट्स के सब्सक्रिप्शन का हेवी अमाउंट पे करने से बचाने के लिए इलीगल और हैक्ड पासवर्ड देता था, जहां वो हर क्लिक के ऊपर कमीशन अर्न करता था। अभी इसका नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है। लास्ट में प्रोफेसर नेथन एब्राम्स, ये एक ज्यूइश अमेरिकन प्रोफेसर हैं। इसने एक प्रोग्राम में लेक्चर दिया जिसका टॉपिक था एनल सेक्स इज अ ज्यूइश सेक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम इंग्लैंड में यह टॉक था, जहां बहुत सारी यहूदी मर्द और औरत मौजूद थे, मगर इस स्टेटमेंट से किसी को कोई एतराज नहीं था। और भी कई सारे ऐसे ज्यूइश नेम हैं जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर बने हुए हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं सबका नाम लूं और एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां आप रुक करके इसका सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है उस पर एक नज़र डालिए। दुनिया में हर सेकेंड में 28,258 यूज़र पॉर्न देख रहे होते हैं। इंटरनेट से टोटल डाउनलोडिंग कंटेंट में 35% डाउनलोडिंग कंटेंट इसी चीज़ का है, यानी पोर्नोग्राफी का है। दुनिया में 75 मिलियन मतलब 7 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोग पॉर्न एडिक्ट हैं। इस फितना की सबसे ज़्यादा जरखेज ज़मीन और सबसे फर्टाइल लैंड अमेरिका की हालत तो बद से बदतर है। रिसर्च ये बताती है कि 91.2% मर्द और 60.5% औरतें अमेरिका में पॉर्न देखती हैं। अमेरिका की 10% यूथ पॉर्न एडिक्ट हैं। 56% डिवोर्स केसेस में दोनों में से किसी एक का पॉर्न एडिक्शन वजह बनती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पोर्नोग्राफी देखने वालों में इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको समझिए।
पोर्नोग्राफी आपको एक तरह से अपना इनविजिबल स्लेव यानी गुलाम बना लेता है। ये आपके फोकस और माइंड के स्ट्रेंथ को, प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक पोर्न एडिक्ट हमेशा एक कोने की जगह या तन्हाई ढूंढ रहा होता है जहां वो ये गुनाह कर सके, और इस तरह से वो सोसाइटी से एकदम कट जाता है। जब भी एक आदमी इस गंदगी में पड़ता है तो वो साइकोलॉजिकली बहुत कमज़ोर हो जाता है, फिर उसका सुकून छिन जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट में पड़ जाता है। पोर्नोग्राफिक व्यूवर्स का एंड हमेशा मास्टरबेशन पे होता है, जहां वो एक अजीब नाकामी, जिल्लत और मनहूसियत और गिल्ट में जी रहा होता है। यह इंसान के हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जहां कई बार एडिक्टेड पर्सन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो जाता है। द गार्जियन में एक रिपोर्ट इज पोर्न मेकिंग यंग मैन इंपॉर्टेंट के हेडिंग के साथ पब्लिश हुआ, जिसमें मेंशन है कि 80% से ज़्यादा सेक्सुअल इश्यूज का कनेक्शन पोर्न व्यूवर्स से है। 45% पोर्न एडिक्ट लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हैं। आमतौर से ऐसा शख्स जो पोर्न एडिक्ट हो या वो इसका कंसिस्टेंट व्यूअर हो, वो अपने इस गंदी हैबिट को सीक्रेट रखने के लिए या शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने पार्टनर को ये नहीं बताता है कि वो पोर्न एडिक्ट है। वो झूठ और आइसोलेशन में फंस करके अपने रिलेशन की कमर तोड़ चुका होता है, जहां उससे पोर्न फैंटासी की वजह से अपने पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। साथ ही वो अपने वाइफ या पार्टनर से कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है और फिर उसकी अजीब अजीब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनती चली जाती है। और इन्हीं एक्सपेक्टेशन की वजह से वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग पोर्न देखने वालों में अपने पार्टनर्स के लिए डिसलॉयलिटी, बेवफाई की पॉसिबिलिटी 300% तक बढ़ जाती है। और इसीलिए यूएसए में 56% डिवोर्स केसेस में पोर्न एडिक्शन रीजन बनती है। पोर्न का और भी डेडली और डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट है। ये एक पर्सन के पर्सनालिटी को, फैमिली और मैरिज को और उसके ब्रेन को सबको तबाह कर देती है। इसीलिए इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह पोर्न बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ इजराइल के मामले में एक और चीज़ नोट कीजिए। 2012 में एक इजिप्शियन इमाम ने यह बात कही थी कि इजराइल पोर्नोग्राफी और एडल्ट कंटेंट के थ्रू मुसलमानों के हार्ट को करप्ट करना चाहते हैं। कहते हैं कि 2002 में सेकेंड इंतफादा के वक्त पैलेस्टीनियन टीवी स्टेशंस को जब इजराइल ने कब्जा किया तो उन फ़लस्तीन के टीवी चैनल्स पर पोर्नोग्राफी कंटेंट चलाया, ब्रॉडकास्ट किया, जिसको देखने के लिए फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे मजबूर थे। और इस तरह से इजराइल ने फ़लस्तीन के यूथ को मोरली, साइकोलॉजिकली, मेंटली करप्ट करता चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनके नौजवानों में फहाशी आम कर दो। इजराइल ने, ज्यूस ने आज यही काम किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाली कंट्रीज के टॉप 10 में 6 मुस्लिम कंट्रीज हैं: पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, मोरक्को, सऊदी अरेबिया और टर्की। ये वो बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिस पे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का हर अफेयर डिपेंड होता है। अब आप सोचिए और गौर करिए कि अगर यहाँ के लोग ही करप्ट होंगे तो फिर क्यों न ये और इनके लोग रुस्वा होते रहेंगे। यहाँ एंड में आप फिर से ये समझ लें कि इन्होंने सिर्फ एडल्ट कंटेंट ही नॉर्मलाइज नहीं किया है, बल्कि इसमें एग्रेशन और वायलेंस को कॉमन बनाया है। फिर छोटी छोटी बच्चियों का रेप वीडियोस डाल करके इसको नॉर्मलाइज किया है। फिर इनका एक प्रोफेसर कहता है कि एनल सेक्स इज अ जेविश सेक्स। फिर इनके लोगों ने गे सेक्स को नॉर्मलाइज किया और अब इसके राइट्स की बात हो रही है। और इन सब का एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि पूरी दुनिया की सोसाइटी ट्रैप होकर के, करप्ट होकर के बदतरीन लेवल तक इमोरल हो जाए। यह क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश है जिसको समझना और उस पर गौर करना और फिर उसके खिलाफ एक्शन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।